हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं विवेक कुमार बैक अगेन विद साइंस मंत्रा क्लास 10th का पार्ट 4th चैप्टर नंबर 1 साइंस पार्ट 4 वीडियो है ये। जैसा कि हमने अभी तक 3rd वीडियो तक लगभग सारा कंप्लीट कर लिया और पार्ट 4 में आज हम चैप्टर को किसी भी तरीके से रैप अप कर देंगे। ठीक है, आई एम बैक। करते हैं शुरू। देखिए, एक ही चीज़ से हो सकता है एग्ज़ाम अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, है ना। मूवी अच्छी कब होती है? जब वो पब्लिक को एंटरटेन करे। वैसे ही मार्क्स तभी आएंगे जब आप क्या करेंगे? पढ़ाई, है ना। मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी देखने जाते हो या कोई मूवी देखते हो तो आप क्या सोचते हो कि भैया बोर ना हो। वैसे ही जैसे आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने के लिए अब नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ाई। बहुत सारा पढ़ाई करोगे तो ही नंबर आएगा। किताबें ही, बुक्स ही आपको नंबर दिला सकते हैं। दुनिया का और कोई चीज़ आपको नंबर नहीं दिला सकता। वीडियोस सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए होते हैं। मटेरियल जब तक आप बुक से रीड नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। एक बार वीडियोस को देखिए, उसके बाद एटलीस्ट NCERT रीड कीजिए, तभी जाकर आपकी चीज़ें ना पूरी तरीके से क्लैरिफाई होगी। हम तो अपना 100% देंगे आपको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी तक अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखी तो तीनों वीडियो देखिए पहले, है ना। उसके बाद आगे की ये जो भी हम आज कंटेंट दे रहे हैं आपको, उसको देखिए। इस बात की गारंटी है कि 100% समझ में आएगा। बोर्ड के लेवल तक का तो एटलीस्ट हर चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, बोर्ड के लेवल में आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, आइए ज़रा आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 4 और उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शन में समझ लिया था, दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में कंबाइन हो, टूटे, कुछ भी हो तो वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। किसी भी तरीके से उसको लिखने के तरीके को इक्वेशन कह देते हैं। बैलेंसिंग सीख लिया, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर जनरली देखें तो जनरली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। और भी चीज़ें हैं, इन चारों के अलावा और भी चीज़ें होंगी जो हम आपको पढ़ाएंगे। वो एक अलग टॉपिक, सब टॉपिक्स में बन जाते हैं, उनको हम अलग तरीके से देखेंगे। है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन का ही, बट हम उसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखेंगे, है ना। फिलहाल हमें 4 तरीके की पढ़ने हैं। डायरेक्ट फॉरवर्ड है, ठीक है, उनको 4 तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद आगे की बात जो है वो पढ़ेंगे। 4 तरीके के केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं? सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ ही लोग कमेंट करेंगे कि भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बताए, है ना, रेंसिडिटी नहीं बताई। ये सब भी हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट सब टॉपिक्स बनाकर पढ़ेंगे हम, इसमें डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। 4 टाइप के रिएक्शन लिख दिए। 4 टाइप में से हम पहले टाइप को पढ़ रहे हैं। 4 टाइप में से पहले टाइप को पढ़ रहे हैं। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन होना। कंबाइन होना, देखिए हमने डेफिनेशन भी लिख दी है। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक चीज़ें जब आपस में कंबाइन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, कंबाइन करने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट भी बनाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बने, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले भी पढ़े हुए एग्जाम्पल। Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया है। कंबल्शन होगा यहाँ पे, है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट कंबल्शन होगा, हम लिख दे हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, कंबल्शन रिएक्शन क्या होता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। 2 भी बन सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंबाइन होकर ही बनता। कोई टूटता नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ कंबाइन करके बन जाता। आगे बात समझ में, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग आपको बेहतर आती है, हमने सिखा दिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपको बैलेंसिंग समझ में ना आया हो तो एक और वीडियो बना देंगे सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का अलग से एक वीडियो दे देंगे जिसमें आप बैलेंसिंग, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग सिखाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे क्लियर हो गई होगी बैलेंसिंग, इतना भी हार्ड नहीं है, है ना। थोड़ा एक बार NCERT भी रीड कीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम
ऑक्साइड। आती है बात समझ में? अच्छा यहाँ देखिए बैलेंसिंग कैसे है, यहीं पे यहाँ पे भी सीख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैग्नीशियम कितना 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या सब कुछ बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? यस, दिस इज योर व्हाट बैलेंसिंग। आगे बात समझ में? अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल Na+Cl2, सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। कितने क्लोराइड? क्लोरीन 2, यहाँ कितने क्लोरीन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन तो चलो बैलेंस हो गया, सोडियम भी 2 हो गया तो सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड दिया देखो बैलेंस है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, राइट। आइए NH3 अमोनिया कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया में HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड क्या भाई? हाइड्रोक्लोरिक HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। NH3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो क्या बन गया? देखो NH4Cl हाइड्रोजन अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। अब देखो जरा NH3 प्लस Cl HCl गिव्स NH4Cl। NH4Cl बैलेंसिंग कर लेते हैं। N1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 4, मैं हाइड्रोजन को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाँ या ना? देखो जरा अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन नहीं, सॉरी देखो यहाँ हाइड्रोजन भी 4, N1 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, बैलेंस्ड है भाई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम फालतू में बैलेंस कर रहे हैं। देखो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। देख रहे हो, 2 चीज़ कंबाइन की और एक तीसरी चीज़ बनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ बैलेंसिंग भी सीख लेते हैं। 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन नॉट बैलेंस। इधर 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए? बैलेंस नहीं हुआ। इधर 3 है, इधर 4 है। एक काम करते हैं, इसको ना हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब अगर 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सल्फर हो गए उस साइड, तो 4 सल्फर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और इधर 12 ऑक्सीजन। अगर इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है भाई? 8 ऑक्सीजन है और 2 10 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है? 12 ऑक्सीजन है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो जरा SO2, अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो 2 का फैक्टर भी ले सकते हैं। SO2 प्लस का O2 गिव्स SO3। अब देखिए ज़रा, अगर इधर देखिए 2 है, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 6। यहाँ भी बैलेंस किया जा सकता था आराम से, है ना। या मैंने ये समझ लीजिए कि 2 कॉमन निकाल लिया, है ना। ऐसे भी बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ सल्फर 2, यहाँ भी सल्फर 2, यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यानी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। आगे बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए ज़रा बात करते हैं, ये हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना भी कठिन नहीं था, 2 चीज़ें आपस में मिली, A और B मिला और क्या बनाया? AB मिला। A और B मिला तो क्या बना? AB बना। आगे बात समझ में, सिंपल सा स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। आइए ज़रा बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन नाम में देखो, डीकम्पोजिशन, डी मतलब तोड़ना, कंपोजिशन मतलब बॉन्ड को तोड़ना। 2 चीज़ जुड़े हुए हैं, उसको क्या करना है? तोड़ देना है। अच्छा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 2 लोग हो आप, है ना, 2 लोग, दोनों लोगों को तोड़ना होता है ना। अब देखो 2 लोग कोई साथ में है ना, और दोनों लोग अलग, यानी टूट कब जाएंगे? 2 लोगों की बॉन्डिंग टूट कब जाएगी? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप तो टूट नहीं जाएगा ना, जब तक कोई थर्ड चीज़ इन्वॉल्व ना हो, थर्ड फैक्टर ना इन्वॉल्व हो, तब तक 2 लोग अलग नहीं होते हैं, है ना। कहते ना दुनिया के पार चलो, है ना, चांद के पार चलो। क्यों कहते हैं चांद के पार चलो? क्योंकि यहाँ रहेंगे तो थर्ड फैक्टर इन्वॉल्व होगी और दोनों के सेपरेट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। दुनिया के पार, चांद के पार जाएंगे तो वहाँ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा दुनिया का, थर्ड फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 2 लोगों के बीच ना कभी एक दूसरे के लिए लड़ाई, दूसरे की वजह से लड़ाई नहीं होती है, थर्ड चीज़ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लड़ाई होती है ना भाई। हाँ सब जानते हो तुम लोग, है ना। चलो डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसी को कह देते हैं, जब
दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस ऐसे है, इसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई फोर्स, कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से टूट के दो हो गए, इसी को क्या कहते हैं, दो अलग अलग नाम से जाने जाएंगे अब। और दो जब अलग हो गए, पहले एक ही नाम से जाने जाते थे, अब दो अलग हो गए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? देखिए जरा, जैसे पहले ए बी था ना भाई, अब वो कई फैक्टर की वजह से, हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लाइट की वजह से, केमिकल की वजह से, ये क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए, उसी को हम क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख रहे हो, ए और बी सेपरेट हो गया, अब अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। पहले ए बी जाना जाता था एक साथ, अब क्या जाना जा रहा है, ए और बी, पहले नाम में देख रहे हो ए बी, और अब ए और बी। आती बात समझ में? दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल फैक्टर लगाया, दैट इज व्हाट, दैट इज हीट डाला, तो किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कीजिए, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक और 2 3, ठीक है, बैलेंस है भाई। आगे बात समझे? ठीक है, जब हम इतना पढ़ ही लिए हैं तो क्यों ना हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को भी पढ़ लें, है ना, क्योंकि टाइप्स भी पूछ देते हैं, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। आप इसी पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो बनता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन, वो कैसा रिएक्शन, एक बनता है, एक छोटा सा बनता है ना क्वेश्चन, 1 नंबर या 2 नंबर का बनेगा ही बनेगा 100%। देखो जरा, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं, कई टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप के हम आपको अभी पढ़ाते हैं, टेंशन मत लीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब थर्मस में क्या होता है, या तो ठंडा रहता है, गर्म रहता है, तो अपन गर्म वाले को पकड़ेंगे, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हॉट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, हीट की वजह से टूटना। किसकी वजह से टूटना भाई, हीट की वजह से टूटना। जब हीट की वजह से चीजें टूट जाती है, हीट की वजह से एक कंपाउंड टूट कर अलग अलग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखिए, KClO3, उसको मैंने हीट दिया तो KCl और O2 में टूट गया, है ना। अब देखो, इसका मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिखूंगा, सॉलिड लिक्विड गैस, बड़े हो गए, मैंने पहले लिख के दिखा दिया है, ताकि अब आप लोग खुद सीख जाओ, है ना। अब सब कुछ मैं ही करके दूंगा और आप कुछ करोगे ही नहीं, तो बोर्ड में मैं थोड़ा ना जा रहा हूँ, बोर्ड में आप जा रहे हो भाई पेपर देने, मैं नहीं जा रहा हूँ ना, मैं तो दे चुका हूँ, है कि नहीं, मैं दे चुका हूँ, अब आपकी बारी, है ना। हम तो हवेली से घूम कर आए हैं, अब तुम्हारी बारी है बोर्ड्स की हवेली में जाने का। देखो, KClO3, अब KClO3 को जब हमने हीट दिया, यानी एक बाहर का एक्सटर्नल चीज आया, तो क्या बन गया, KCl प्लस O2। अच्छा, KCl प्लस O2 बना, तो देखो जरा, एक चीज 2 चीजों में टूट गया। यहाँ देखो, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यही बैलेंसिंग का खेल। यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे तुम 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ 3 लगा है, यहाँ लगाओगे 2, तो 3 2 जा 6। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, हो गई बैलेंस, ठीक है। इसलिए मैंने छोड़ दिया है, मैं चाहता तो पहले भी सारा बैलेंस करके लिख सकता था, मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि आप लोग बैलेंसिंग यहाँ भी थोड़ा सा देख लो। FeSO4 को जब आपने तोड़ा तो Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। FeSO4 को जब आपने हीट दिया, एक एक्सटर्नल फैक्टर दिया, देखो 3 चीज़ों में टूटा, अलग अलग चीज़ों में टूटा ना, 3 अलग अलग चीज़ों में। जब 3 अलग अलग चीज़ों में टूटा तो हम इसे भी क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी वजह से, हीट की वजह से। किसकी वजह से, हीट की। बोला ना, जब तोड़ना हो तो गर्माहट बढ़ा दो, 2 लोगों के बीच में गर्मी बढ़ा दो। अब तुम गर्म होके मत चले जाना, तो तुम पिट जाओगे कई बार, ऐसा नहीं होता हर बार। तुम गर्म होके जा रहे हो, गुस्से में जा रहे हो अपने घर से, और जा रहे हो सोच रहे हो उसके उन दोनों के बीच में करवा देंगे कुछ, ऐसा नहीं होता। ऐसा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में, तो अभी डिस्प्लेसमेंट में सिखाएंगे, कह रहे मुँह जाके गर्मा देंगे उधर, और गर्म होके जाएंगे और उसको भी अलग कर देंगे, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे गर्म करना होता है ना, धीरे धीरे हीट दो, धीरे धीरे, है ना। ऐसे इंसानों में ऐसे नहीं हो जाता। तो FeSO4 को हीट दिया तो क्या टूटा, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। तो क्या हो गया, जब हीट दिया तो देखो जरा, Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, बिल्कुल नहीं। आइए जरा बैलेंस करते हैं। 2 आयरन, Fe मतलब आयरन, फेरस 2, सल्फर 2, 1 सल्फर 2 सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 यहाँ 3 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए, 8 हो गए, खत्म कहानी, बैलेंस हो गया।
लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट को हीट दिया, PbO प्लस NO2 प्लस O2 बना। PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, उसको हमने हीट दिया तो उसको हम वो क्या देता है हमें, PbO प्लस NO2 प्लस NO3, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 गैस है। सबका नाम अपना याद करो भाई, है ना। अब देखो Pb यहाँ एक, यहाँ भी एक, ठीक है, मान लिया बात। N 2, यहाँ N 1, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5। बहुत बढ़िया। काम करते हैं, यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो लेड तो 2 हो गया, तो 2 लगा दूँ। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। नाइट्रोजन 2 और 2 4, तो नाइट्रोजन के पीछे 4 लगाओ, ठीक है भाई, नाइट्रोजन के पीछे 4 लगाया। अब सिर्फ बचा क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। देखना ऑक्सीजन 6 6 2 जा 12, इधर तो 12 ऑक्सीजन है, इधर देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ, 8 और 2 10, 10 और 2 12, बैलेंस है ना। वापस से वही रिएक्शन आ गई, यहाँ देखिए हीट की वजह से एक और बार लिख दिया इसको। अब दोबारा बैलेंस क्या करें, तो बैलेंस ही था, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में, दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में भी कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या भाई, थर्मल के बाद हो गया, थर्मल के बाद हम क्या कौन सा पढ़ेंगे, थर्मल के बाद बोलेंगे हम फोटो डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। जैसा आप बोले, या तो फोटो पढ़ लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ लेते हैं, है ना। या पहले हम फोटो पढ़ते हैं ना, फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं ना, कि लाइट की वजह से क्या होता है ना। या फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन का है। इलेक्ट्रोलाइसिस ही पढ़ते हैं पहले, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। आ गई बात समझ में। अब हम फटाफट उसको देखते हैं। देखिए, तो हम एक टाइप पढ़ चुके हैं, एक टाइप की डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, बट हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप अगर किसी रिफ्रेशर की बात करें एनसीईआरटी के अलावा, तो एनसीईआरटी के अलावा रिफ्रेशर्स में इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको NaCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रखा है, बट हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिख दिया, राइट। पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आ ही जाएगा या इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हम क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से क्या होना, डिकम्पोजिशन होना। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होना, डिकम्पोजिशन होना। ठीक है भाई। अब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इसके लिए ना अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। यानी अगर हम कहें तो डिमॉन्स्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर तो नहीं करेंगे, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे लैब नहीं बनाना है अपने को, है ना। कभी छोटे मोटे उसमें रील्स में हम कुछ करके दिखा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ है, तो पहले समझ लेते हैं, देखेंगे। अभी कभी फ्यूजन में इलेक्ट्रोलाइसिस तो करके दिखा नहीं सकते, उसके लिए बड़ा apparatus चाहिए। खैर कोशिश करेंगे अगर कर पाए तो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा क्या लेना होगा, कंटेनर लेना होगा, ठीक है। उसमें हमें क्या लगाना होगा, एक एनोड एक कैथोड। देखिए एक स्ट्रिप लगानी होती है, मेटालिक स्ट्रिप होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगी हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जिसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगी हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। आगे बात समझ में। आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि सर्किट में आपने वो नहीं लगाया, की नहीं लगाया, की लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। खैर जब हम ये कंटेनर लेते हैं, इसमें हमने पानी भरा, पानी के बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगाया, है ना। वो कहते हैं ना इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया ताकि चीज़ें इधर से इधर पास होती रहे। जो चीज़ परमिएबल हो, जो चीज़ पास हो सके, वो चीज़ क्या हो जाए, पास हो जाए। आगे बात समझ में। आइए ज़रा, सॉरी, हाँ आप लोग तो खूब सोते हो गए, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ।
ये हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर लगाया, बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई, वाटर रखा और बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई, एनोड और कैथोड डाला, डालने के बाद हमने की ऑन कर दिया। जैसे की ऑन किया तो थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगा, वाटर में से कुछ डिकम्पोजिशन होने लगेगा। जो एनोड होगा उस पे उस साइड ऑक्सीजन आने लग जाएंगे और जो कैथोड होगा उस साइड क्या आने लग जाएगा, हाइड्रोजन आने लग जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल सा रिएक्शन है, यानी वाटर जो है वो टूट चुका है, वाटर क्या हो चुका है, टूट चुका है। यानी वाटर में दो चीज़ें थी, दो एलिमेंट थी, दो चीज़ें थी, एक था आपका हाइड्रोजन, दूसरा था आपका ऑक्सीजन, तो टूटेगा भी तो दो ही चीज़ मिलेगा। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में कई बार एक इक्वेशन और देखी है, मैंने यहाँ तो लिखा है, एक इक्वेशन और देखी है, जो क्या था आपका, जो था H2O जब टूटता है तो H प्लस और प्लस का OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ऑफ कोर्स बनाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बनाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमें ये दो चीज़ देखने को मिलेंगे। मैं इसको भी गलत नहीं कह रहा, ये भी बनता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कई बार एसिड डालने की वजह से या कोई आयंस डालने की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन या इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एनोड पे H2O था, एनोड पे H2O था, वो टूटता है H प्लस आयन में। कितने H प्लस आयन, 4। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, देखो जहाँ 4 हाइड्रोजन है तो कितने, 4 हाइड्रोजन के आयंस निकलेंगे और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। एक ही ऑक्सीजन है तो देखो एक यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक ही दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी कितना, 2 ऑक्सीजन निकला है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन निकला है। लेकिन अगर आप बात करते हो H प्लस आयन की, किसकी बात करते हो, H प्लस आयन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, H प्लस कहलाता है। तो वही बोला गया H प्लस है, यहाँ देखिए H प्लस है, कितने, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यही इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाते हैं, इस वाली साइड यानी कैथोड की साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। वापस से H को हाइड्रोजन को वही इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया और इस साइड कैथोड की साइड पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जाकर के हाइड्रोजन से मिल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या करेगा, H2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, H2 गैस बनाएगा, ये वाला H2 गैस बनाएगा। आती है बात समझ में। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर जाता है, वाटर जाता है और वाटर टूट जाता है। टूटता किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो एनोड की तरफ हमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और कैथोड की तरफ हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन मिलता है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस साइड ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की गेन हो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज हो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम ये भी आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ेंगे इस बात को, है ना। अभी जस्ट ये खत्म होने के बाद हम 2 रिएक्शन और 2 टाइप के और रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों पढ़ेंगे, विस्थापन और द्विविस्थापन विधि, है ना, हिंदी में, है ना, वो पढ़ेंगे पहले। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को भी मैं हिंदी में कह सकता हूँ, है ना, संयोजक और वियोजक अभिक्रिया। संयोजक मतलब कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजक अभिक्रिया, और डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम उसको पढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल तो ज़्यादा बच्चे उसमें हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी करके एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना, हिंदी में भी, हिंदी के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपकी बुक लिखती है वो टर्मिनोलॉजीज भी बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना। हिंदी वाले बच्चे भी तो भाई उनका भी बोर्ड सी है, उनके लिए अलग से तो नहीं बन पाएगा वीडियो, बट हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में आपका पूरा कंपाइल करें। आगे बात समझ में, इसी में कोशिश करते हैं कि हिंदी के शब्द बोलेंगे, हिंदी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो शब्दकोश हैं, उनको लाने की उनकी कोशिश करते हैं, प्रयोग करें उसका भी। तो हमने क्या बोला, हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझा है, यानी जल का वियोजन, है ना, कितना बढ़िया लगता है ना हिंदी में, जल का वियोजन, ऐसा लगता है संस्कृत के ऐसे विद्वान हो गए अपन, है। ठीक है, हिंदी बहुत कठिन है, हिंदी माध्यम बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। एज पर माई पर्सपेक्टिव, मेरे हिसाब से तो हिंदी माध्यम के बच्चों को सैल्यूट है, वो इतना हार्ड शब्द मतलब याद कर लेते हैं, है ना भाई। तुम लोग मस्त, मतलब हिंदी के शब्द कैसे याद होते तुमको। हम लोग जब बोलते हैं, हम जो आम बोलचाल की भाषा जो हम आज बोल रहे हैं ना, वो ना इंग्लिश है ना हिंदी है, हम ना दोनों को मिक्स करके बोलते हैं, दैट इज़ हिंग्लिश, है ना, हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और अपनी भाषा पे हमें गर्व करनी चाहिए। हिंदी हम नहीं पढ़ते हैं, पता है क्यों,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले समय में जॉब के लिए या बाकी सब चीज़ों के लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और है भी कहीं सामाजिक तौर तरीके से देखें, अगर सोशोलॉजी में देखें तो इंग्लिश को एक अलग नज़रिए से, हिंदी को हिंदी जो पढ़ रहा है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, इंग्लिश जो पढ़ रहा है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, है ना। हिंदी माध्यम के बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश माध्यम के बच्चों के, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो चलो ठीक है, बचपन से पढ़ रहे तो समझ में आता है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ठीक है, अगर वो शुरू से पढ़ रहे हैं, अचानक से चेंज होता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। खैर चलिए, तो ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हुआ, वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ, और वाटर जो है एक साइड कैथोड की साइड हाइड्रोजन गैस मिल गई और एनोड की साइड हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का मतलब क्या है, नमक का वियोजन, नमक का वियोजन, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का वियोजन। जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का वियोजन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस है, ऐसे ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे ही इसका भी किया जाता है ना, कोई तबड़ा है नहीं। बट हाँ, नमक किस में होना चाहिए, एक्वस में, यानी कि पानी में, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। आप नमक ले और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के 2 एनोड और कैथोड ले आओ हाथ में या किसी कंटेनर में, बिना पानी डाले तो नहीं टूटेगा, ये कभी नहीं टूट सकता। लेकिन आपको कैसा करना होगा, इसे लिक्विड फॉर्म में लाना होगा। लिक्विड फॉर्म में कब लाया जाता है, जब पानी में से घोल देते हैं, या फिर इसको मेल्ट कराने की कोशिश, जबकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। तो हम इसको पानी में मिला करके, लिक्विड में मिला करके हम इसे तोड़ सकते हैं, Na2 to Na और Cl में, Cl2 में। आगे बात समझ में, नमक है, हमने पहले भी डिकम्पोजिशन इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की हुई है। चलो, फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन। अब लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन कैसे होता है भाई, अगर ध्यान दे तो जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl क्या होता है, AgCl को अगर आप धूप में रखोगे, AgCl को आप धूप में रखोगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। आप फोटो कब खींचते हो, जब फ्लैश ऑन होती है। बिना फ्लैश के फोटो खींच के देखो अंधेरे में, रात में, है ना, खुद की शक्ल देख के डर जाओगे तुम तो। क्या करो, हम स्मार्ट हैं, ओ स्मार्ट, ग्रेट, है ना, हो भाई, तुम लोग हो स्मार्ट, लिटरली हो, है ना। तब जब फिल्टर लगा के फ़ोटो खींचते हो, है ना, बिना फिल्टर के तो अपनी फ़ोटो पसंद नहीं आती तुम लोगों को, है ना। सोचो दूसरे क्या ही पसंद करेंगे तुमको, बिना फिल्टर के तुम्हें तुम्हारी फ़ोटो पसंद नहीं आती है, तुम खुद को अच्छे नहीं लगते हो बिना फिल्टर के। सोच सकते हो, बिना फिल्टर के हम खुद को पसंद नहीं करते तो दुनिया वाले कैसे पसंद करेंगे। अरे बिना फिल्टर के खुद को पसंद करना सीखो, ओरिजिनलिटी में जियो, है ना, दिखावे में मत जाओ। पता चले तुमने प्रोफाइल की DP लगा रखी है मस्त फिल्टर विल्टर डाल के, सामने से कोई देखा, अच्छी तो क्या ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप जितना अपने फ़ोटो में दिख रहे हो उससे ज़्यादा नेचुरल, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल रियलिटी में दिखने की कोशिश करो। फिल्टर लगा के दुनिया सुंदर बन रही है, आप तो कम से कम ओरिजिनलिटी में जियो, ठीक है। आओ ज़रा, तो फोटोलाइसिस यानी कि धूप या लाइट या किसी भी फॉर्म की लाइट की वजह से क्या होना, टूटना, किसी का ब्रेक हो जाना। जैसे कि अगर मैं क्या कहता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl को आपने क्या किया, डिकम्पोज किया, AgCl को आपने धूप में रख दिया, AgCl को किस में रख दिया, धूप में। जैसे ही आपने सनलाइट को, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा तो क्या बन गया, Ag और Cl, Ag और Cl2, Ag और Cl2, सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, सॉलिड का सॉलिड रह जाएगा, है ना, थोड़ा सा डल कलर हो जाएगा, ऐसा ही तो होता है। तो AgCl जब धूप में जाता है तो क्या बन जाता है, AgCl, Ag प्लस Cl2। आती है बात समझ में। अच्छा, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम चीज़ है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप क्या करो, धूप में डालो, थोड़ी देर बाद आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा लंबा समय चलता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर और ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन गैस के फॉर्म में। अच्छा, आपको बता दूं कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता था पहले की, जो वो याद है, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, आप लोगों ने तो सीधा फ़ोन देखा है या वो डिजिटल कैमरेज देखे हैं। पहले ना रील वाले कैमरे आते थे, अभी तो आप लोग क्या करते हो, एक फ़ोटो खींच लिया, नहीं पसंद आया डिलीट कर दिया। लेकिन पहले जो होता था ना, पहले आज से करीब अगर 90s में जाओगे, 1990 से लेकर के 90, मैं तो उसी समय का हूँ, तो 1990 से लेकर के अगर आप 2000 के बीच में देखोगे, मैं तो उस समय में देखा हूँ, उससे पहले भी बहुत यूज़ हुआ होगा। उस समय में अगर आप देखोगे 2001, 2002, 2003, 2005 तक भी अगर आप ढंग से देखो, फ़ोन तो आया नहीं था इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी,
तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे रील वाले कैमरे चलते थे। आज भी आप कहीं जाओगे ना तो रील वाले कैमरे देखना, पापा से पूछना, अपने फादर से मदर से पूछना, रील वाले कैमरे हुआ करते थे। उसमें रील डाली जाती थी और एक बार स्नैप ली जाती थी, और स्नैप लेने के बाद उसे निकाला जाता था रील को, और फिर कहाँ जाना पड़ता था, स्टूडियो में जाना पड़ता था या लैबोरेटरी में जाना पड़ता था, जहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड की मदद से क्या किया था, रील को साफ किया जाता था, रील की कार्बन कॉपी बनाई जाती थी और उसको साफ करके आपको दिया जाता था। तो सिल्वर ब्रोमाइड वहाँ यूज़ होता था, ठीक है। कहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आगे बात समझ में, ताकि हम क्या कर सकें, एक मार्किंग इमेज लिया जा सके, एक मार्किंग इमेज बनाई जाती थी उससे, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से। अच्छा, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपने नेचुरल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जब मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, जब ओर से, जब धरती से खोदते हो और धरती के ओर से या किसी भी कहीं कहीं भी ओर से जब निकालते हो, क्या निकालते हो, किसी मेटल का, तो वो प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है, उसके साथ बहुत सारे इम्प्योर पार्टिकल होते हैं। और ये जो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं उसे गैंग कहते हैं, पता है आपको? 11th-12th में जाओगे तो एक वर्ड आएगा गैंग। वो गैंग नहीं जो आपके साथ है, वो गैंग जो मेटल के साथ निकलती है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना मेटल के साथ ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स, जब उनके ओर से निकाला जाता है तो उसके साथ बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। उन इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोला जाता है। उन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोला जाता है बेटा? गैंग बोला जाता है। तो उन गैंग्स को अलग करना, जैसे अगर तुमने मेटल निकाला, तो जैसे कोई भी मेटल निकाला तो उसके साथ क्या होगा, क्लोरीन अगर लगा हुआ है तो क्लोरीन को अलग करने के लिए मेटल क्लोराइड के ओर में से अगर, या किसी मेटल के ओर में से मेटल क्लोराइड निकल रहा है और मेटल क्लोराइड में से मेटल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, क्लोरीन को अलग करना होगा। तो क्लोरीन को अलग करने के लिए हम क्या सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज़ करते हैं। दूसरा तो आपकी बॉडी में हो रहा है मेटाबॉलिज्म के टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? एक क्वेश्चन आज के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? चैप्टर नंबर 6, आई नो सबने पढ़ लिया होगा, मैं तो बस आपकी हेल्प करने आया हूँ थोड़ी सी, है ना, कर सकूँ पेपरों के टाइम तो अच्छा रहेगा, है ना। एक चैप्टर को 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.5 घंटे में मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा तो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर वीडियो देख के, है ना। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने में मैक्सिमम 1 घंटा लगना है, बात खत्म, चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर कर लीजिए इच्छा हुई तो, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप लोगों ने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा, 6 चैप्टर आपके सिलेबस में है, जाकर कमेंट में आंसर दीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ वैसे, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए, है ना। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, और सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी ऑन एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। आगे बस समझ में। अब ये इसको स्लो करके ना ऐसे 0.5x पे करके लिख मत देना, मुझे एनसीईआरटी की लाइन चाहिए, चैप्टर नंबर 6 में होगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। अदरवाइज कहीं से भी उठाओ, कुछ भी करो, मुझे इसका आंसर चाहिए अच्छे शब्दों में, अच्छे सेंटेंस में, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? ठीक है, ऑफलाइन वालों तुमसे तो निपटेंगे, आज क्लास में पूछते हैं तुमसे, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? पढ़ा रखे हैं आप लोगों को मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बताया गया मेटाबॉलिज्म, आप लोग बताएंगे, ठीक है, नहीं तो पिटोगे। क्या पिटोगे? नहीं, पीटते कहाँ हैं, है ना, हम तो पीटते ही नहीं। चलिए, तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होती है, और जब डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तब हमारी बॉडी में काफ़ी सारे डिकम्पोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, जब स्टार्च को हम तोड़ते हैं या टूटता है, डिकम्पोज होता है हमारी बॉडी में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। देख लो, टूट रहा है, टूट ही तो रहा है, टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल में बन रहे हैं। और जब प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड। क्या बनता है, अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती प्रोटीन को, वो क्या करता है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में रखती है। तो ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 रिएक्शन पढ़ लिया, एक तो हमने देख लिया थर्मल डिकम्पोजिशन, एक तो हमने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने यूजेस भी देख ली, है ना। और कमेंट में करना है आपको, क्या आपको करना है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कमेंट। आगे बात समझ में, और जो चीज़ नहीं समझ में आए या और कुछ जो आपको डाउट रह गया हो, वो चीज़ आप हमसे पूछेंगे, ताकि हम कोई एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम सिर्फ डाउट्स लें आप लोगों के, है ना। हम भी नोट्स बना लें कि भैया इस चीज़ की डाउट्स थी आपकी, हम डाउट्स की एक अलग क्लास रखेंगे, सारे क्वेश्चन नोट करके, है ना। आपको किस किस टॉपिक पर डाउट थे वो टॉपिक एक ही वीडियो में निपटा देंगे, है ना।
अच्छा, ऐसा नहीं, इसको हम एज अ डाउट क्लास ही लेंगे। आप हमें दीजिए 1 हफ्ते का डाउट 1 दिन में, पक्का डन। 1 हफ्ते की डाउट, अगर एक हफ्ते में जितनी भी वीडियोस आती है और उन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को डाउट्स आता है तो उन डाउट्स की क्लास एक सिंगल। और जल्दी हम आपको क्या दे देते हैं, जल्दी हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको कॉन्टैक्ट दे देते हैं जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई एक ऐसा पेज जहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पर हम आपकी डाउट्स ले सकें, जहाँ पर आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिल सके एज वेल एज यूट्यूब के कमेंट में। ठीक है भाई, चलिए तो हमने 2 पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और कोरोजन रेंसिडिटी, हम ये पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरा लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो है हमारा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पूरा खत्म हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं क्या, डिकम्पोजिशन के टाइप भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, देखना बहुत मज़ा, बहुत मज़ा, बहुत गजब। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें, मान लो मैं नेचुरल लाइफ से कंबाइन करके दिखाता हूँ, नेचुरल लाइफ से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, कोई 2 लोग हैं, बी और सी, 2 लोग हैं बी और सी। अब बी जो है बेचारा कमज़ोर है, सी के साथ रहता है, सी भी खुश है इससे, है ना। बी जो है वो कमज़ोर है, सी उसके साथ रहती है सॉरी। अब ए जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर उसके आसपास आ गया, ए ज़्यादा ताकतवर है, बी को उड़ा देगा और सी के साथ खुद रहने लग जाएगा और बी बेचारा अकेला भटकने लग जाएगा। यही होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन विधि, विस्थापन विधि यानी विस्थापन कर दिया, उसकी जगह को हटा करके खुद रहने लग गया उसकी जगह पे। ज़्यादा ताकतवर आया, कम ताकतवर को हटाया और उसकी जगह पे आकर के रहने लग गया। आगे बात समझो, उसी को क्या कहते हैं, या जिसके साथ था उसके साथ रहने लगे, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अदर एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक की जगह को दूसरे ने एक्वायर कर लिया और दूसरा जो पहला वाला है वो भटक रहा है, और ये जो दूसरे वाले ने जो एक्वायर किया ना वो जिसके साथ पहले वाला था उसके साथ है। अरे वाह क्या बात है। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मैंने क्या बोला, जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, जो ज़्यादा अपने आप को फ्लोरिश कर सकता है, वो क्या करता है, वो कम फ्लोरिश वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन था, उसमें मैंने जिंक डाला, जिंक ज़्यादा ताकतवर था किससे, कॉपर से। तो देखिए कॉपर जो है वो बेचारा अलग चला गया और जिंक ने क्या ले ली, कॉपर की जगह ले लिया, है ना। ये तो गलत नाइंसाफ़ी है ना बेटा, ऐसे किसी के साथ मत करना तुम लोग, है ना। पता चले कोई तुम्हारा दोस्त हुआ और तुमने क्या किया, तुमने दोस्त को मिलने के लिए बोला, दोस्त जो है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ आया, है ना। अब देखो दोस्त तो अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ आया, अब दोस्त तुम्हारा कमज़ोर है, तुम क्या करोगे, उसे घूसा मार के हटा दोगे और उस फीमेल फ्रेंड के साथ तुम घूमने लग जाओगे। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन ताकतवर को उस तरीके से मिसयूज़ मत करो। आगे बात समझ में, अभी तो बहुत देखने को मिलता है ना ये बात, अभी तो डिस्प्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मनी प्लेज रोल, है ना। गोल्ड डिगर, तुम लोग एक वर्ड यूज़ करते हो गोल्ड डिगर, है ना। अभी थोड़ा सा कुछ हो जाए 2 लोगों के बीच और निकल जाए, पहला डिस्प्लेस हो जाए, तो तुम क्या बोलोगे, सी वॉज गोल्ड डिगर नो, और ही वॉज गोल्ड डिगर नो, है ना, ऐसा ही कहता हूँ। बट देखिए केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में फिक्स है कि कौन ज़्यादा ताकतवर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील, कौन कम अभिक्रियाशील। तो ये एक सीरीज़ है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव। मैंने अपने मन से एक छोटा सा बना दिया है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता, ठीक है। ये कॉपर है, सॉरी कॉपर है। देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसन से बोलो तुम लोग फटाफट, एसन से, ठीक है। इसका पीबी से लेड, है ना, ये टिन है। कॉपर Hg, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको याद करने का मेरे को क्या है, एक तरीका याद कर लिया मैंने, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता, इतना तो याद हो गया। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड,
ये तो तुमको याद ही रहता है। ये सारे क्या है, ये सारे नोबल मेटल्स है। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो नोबल मेटल है, ये नहीं है मर्क्यूरी, बट आपको ये बीच में याद करना। अब पूरे का तो मैं बना नहीं पाता। हाँ इंग्लिश में भी एक है, वो हम जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल तब हम बताएंगे। डोंट कॉल मी ब्लैक जेब्रा, है ना, ऐसा करके कुछ है ना। तो क्या हुआ, इसमें जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर बल वाले को क्या करेगा, हटा देगा। जो कम ताकतवर होगा उसको, जो कम रिएक्टिव होगा, कम अभिक्रियाशील होगा, उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। वही तो हो रहा है। देखो कॉपर सल्फेट में जिंक डाला, इधर देखो जिंक कहाँ गया, जिंक कॉपर कम ताकतवर, जिंक ज़्यादा ताकतवर, जिंक कॉपर को हटा सकता है। डन। तो जिंक ने क्या किया, देखो जिंक ने कॉपर को हटा दिया और खुद क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर। अच्छा इसको ना रिएक्शन अगर तो आप प्रैक्टिकल करते हो तो इसमें ना कलर का बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट को देखोगे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आपने जिंक डाला, जिंक वाइट सिल्वर वाइट कलर का होता है। बट जब जिंक सल्फेट बनता है तो वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। और जो कॉपर होता है वो अपना रेड ब्राउन कलर का होता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको कलर याद रखना है। कलर पे क्वेश्चन आते हैं, वो नाम दे देगा ऐसे कि अ कंपाउंड एक्स विद वाई, या फिर पूछ देगा अ कंपाउंड एक्स इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन एंड कॉपर, नेम द कंपाउंड, नेम द एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, आपको जिंक लिखना होता है ना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा, एक कंपाउंड गायब कर देगा, एक एलिमेंट गायब कर देगा, एक रिएक्टेंट गायब कर देगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको कलर से ही पता किया जा सकता है वो कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने जिंक डाला तो जिंक सिल्वर वाइट कलर, आपसे पूछेगा कलरलेस सॉल्यूशन आता है किसकी वजह से आता है, तो जिंक की वजह से आता है। जब आप ब्लू कलर में डालते हो क्या पूछते हैं, ब्लू कलर से डायरेक्ट क्या बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। तो आपने ऐसा क्या डाला कॉपर सल्फेट में, तो आपको लिखना पड़ेगा जिंक। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा कॉपर से। यहाँ देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसी वजह से हुआ। एक और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने मैग्नीशियम डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का, ऊपर भी लिखा। उसमें आपने सिल्वर व्हाइट कलर का क्या आपने डाला, आपने डाला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देखो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर बेचारा अकेले घूम रहा है। देखो यहाँ पर भी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तुरंत हटा देगा। आई बात समझ में। अच्छा एक ना एक्सपेरिमेंट थ्रू से इसको ना, ये ना इलस्ट्रेशन है आपके एनसीईआरटी में, इलस्ट्रेट करके भी बताया गया है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और हाँ एक चीज़ और, ये सारे एक्वस सॉल्यूशन होने चाहिए, यानी पानी मिला होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, इसमें हम सॉलिड डालेंगे। आगे बस समझ में ध्यान रखिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हर जगह क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, यहाँ भी एक्वस होगा, यहाँ भी एक्वस होगा, यहाँ भी एक्वस। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और उसमें अगर मैंने आयरन मिलाया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, आयरन कैसे कलर का है, ग्रे कलर का है। जब मैंने उसके अंदर मिलाया तो वो कौन सा कलर का बन गया, ग्रीन सॉल्यूशन। कैसा बन गया, ग्रीन सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा, एक आयरन सल्फेट। क्या होगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है। देखो मैंने बना के भी दिया, ग्रीन कलर का है। और कॉपर जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो जो आयरन का नील है ना उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी। देखो मैं एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ। ये कलर याद रखना, ब्लू सॉल्यूशन में ग्रे कलर डाला, यानी ग्रे कौन था, आयरन था। आयरन डाला तो क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना। आयरन सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार जो लगाना निकालो, वीवीआईपी लिखना है लिख लो, है ना, मंत्र फूकना फूक लो, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस कॉपर कौन सा कलर का था, रेड ब्राउन कलर का। बट ये कॉपर प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं निकलता है, कॉपर की वो जो आपकी मेटल की नेल थी, आयरन की नेल थी, उसी के ऊपर चढ़ जाता है। आगे बात समझ में। देखिए जरा, हमने एक सॉल्यूशन, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। ठीक है, सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमने एक नेल डाला, नेल ग्रे कलर का है। अब जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बनेगा, लाइट ग्रीन कलर का बनेगा, जो कि एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होगा। कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का। आई रिपीट, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का हुआ। और जो इसके अंदर कॉपर था, कॉपर डिस्प्लेस हुआ, हटा है, तो कहाँ चला जाएगा, जो आयरन की नेल थी ना उसके ऊपर परत बना देगा, आयरन की नेल के ऊपर एक परत बना देगा, और वो परत कैसा होगा, रेड ब्राउन कलर का। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बस आइए चलिए अब बात करते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आयरन जो है ना, Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यहाँ देख लो, चेक कर लो, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डबल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखो अब क्या हुआ, तुम भी अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ गए हो, तुम्हारा दोस्त भी आया एक फीमेल फ्रेंड के साथ, दोनों मिलने गए हो ना एक दूसरे से, दोस्त से। अब हुआ क्या, तुम ज़्यादा ताकतवर हो, तुम क्या हो, ज़्यादा ताकतवर हो, तुम अपने दोस्त को घूसा मारोगे ढूम, और उसकी फीमेल फ्रेंड के साथ घूमने निकल लोगे, है ना, सुंदर कन्या के साथ घूमने निकल लोगे, है ना। अब घूमने निकल गए, अब जो तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा मेल फ्रेंड और तुम्हारी फीमेल फ्रेंड जो रह गई, वो दोनों भी बोलेंगे चल जान दे इन दोनों को, हम भी चल रहे हैं,
है ना, फिर वो दोनों भी निकल जाएंगे, फिर आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, आप धोखेबाज भी कहलाओगे दोस्त के लिए, और दूसरा शब्द तो आप बेहतर जानते हैं जो आपकी फीमेल फ्रेंड आपको बोलेगी, हम नहीं बताएंगे। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है, देखो जरा, ए ने क्या किया, ए भी एक साथ आया था, सी डी एक साथ आया था, ए ने क्या किया, सी को घुसा मारा, डुम निकल गया, तो क्या बना, ए और डी एक साथ घूमेंगे, ए और डी एक साथ घूम रहे, और जो तुमने जिसको छोड़ा था और तुमने जिसको घुसा मारा था, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो ना, देख रहे हो, ठीक है, अभी तो रुको। Those reaction in which two compounds reacts by an exchange of ion, यहाँ मैंने क्या बोला, एक्सचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी चीजें, एक्सचेंज हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, दोनों नए पेयर बनेंगे ना, नए नए पेयर जाओगे फिर, है ना, पुराने पेयर आए थे, नए पेयर जा रहे हैं, उसी को कहते हैं। जैसे देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आयंस बनेगा, एक्वस यानी कि जिसमें जाने के बाद सॉल्ट क्या बना देते हैं, आयंस बन जाते हैं। Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ AgCl, देख रहे हो, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ NaNO3, पकड़ा ना, चीजें पकड़ में आई ना। देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, देखो Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ AgCl, पकड़ में आई ना, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ NaNO3। अब तुम अपनी फीमेल फ्रेंड को बोलोगे तुम निकल, अब हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो वो क्या कहेगी, तू जिसके साथ जा रहा है मैं उसके वाले के साथ जाऊंगी, है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज मार दिए ना, इसी को कहते हैं BaCl2, BaCl2, ठीक है भाई, BaCl2 में Ba जब किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, BaSO4, और Cl किसके साथ जाएगा, कॉपर के साथ, CuCl2। यहां पे देखो ज्यादा ताकतवर कौन था, Ag इज मोर ताकतवर, नहीं, सोडियम इज मोर ताकतवर देन Ag, देखो सोडियम इज मोर ताकतवर देन Ag, तो सोडियम ने क्या किया, Ag को घुसा मारा और NaNO3 बन गया, और Ag बेचारा Cl के साथ चला गया। यहां भी देखो Ba और कॉपर में, Ba देखो, अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है Ba जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, तो Ba डिस्प्लेस करता है कॉपर को, BaSO4 बनाता है, कॉपर क्लोरीन जो होता है वो सल्फेट के साथ चले जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारा रह गया है आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, और दो चीज़ें और, कोरोजन और रेंसिडिटी। एक छोटा सा वीडियो बना करके लास्ट वीडियो में डाल देंगे, एक लास्ट पार्ट बना देंगे, नहीं हो पाएगा इतना सारा कवर एक वीडियो में, तो एक लास्ट पार्ट बना करके डाल देंगे, बेहतर समझ में आएगा, है ना। एक और पार्ट आ जाएगा, सॉरी गाइस, सोचा था 4 पार्ट में कवर हो जाए, नहीं हुआ, 5 पार्ट में कवर हो गया, बट हाँ एक चीज़ पूरा इलस्ट्रेशन दिया है, पूरा हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए, है ना, और हर एक चीज़ अपने ग्राउंड लेवल पे समझाने की कोशिश की है, अपने सामाजिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं आपको मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। वीडियो आई नो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट देखिए अगर अच्छा करना है तो थोड़ा सा बड़ी चीज़ें होती है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक डॉग है एक, उसका बेबी कितने महीने में पैदा होता है, 3-6 महीने में पैदा हो जाता है, बहुत सारे बेबी होते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, फालतू में कौन ध्यान देता है, एक कुत्ते पे देता है कोई, एक डॉग पे ध्यान, ऐसे गली वाले डॉग की बात कर रहे हैं, घर वाले की नहीं, कोई ध्यान देता है, नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में छोटे छोटे बेबीज़ किया है, किसी को पता नहीं चला, और वो बेबीज़ भी इधर उधर घूमेंगे। लेकिन एक हाथी को देखा है, हाथी का जो एक बेबी होता है ना, उसको मदर के वॉर्म में डेवलप होने में ना 3 साल लगता है, 2 से 3 साल, और इस टाइम पीरियड में जो इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, इस टाइम पीरियड में पता है क्या है, उसका बेबी इतना बड़ा होता है उसके वॉर्म में, और जब वो ज़मीन पे गिरता है ना तो आसपास के इलाके में पता चलता है। तो जब चीज़ें थोड़ी बड़ी ज़रूर हो, थोड़ा अच्छा चीज़ पढ़ो, हर एक चीज़ को कवर करो, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को पढ़ो, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए हमें नहीं पता। टीचर एक अच्छा दोस्त भी होता है उस टाइम तक जब तक वो पढ़ा रहा होता है, जब वो पेपर बनाता है ना, जब वो एग्ज़ाम सेट करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो आपके लिए होता है। बट टीचर आपसे हमेशा क्या चाहता है कि अच्छा चीज़ पढ़े। तो बेहतर ये है थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो तो उसको पढ़िए, NCERT की एक लाइन को पढ़िए, वीडियोस देखिए, जो भी क्लासेस ले रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्लासेस को मत मिस कीजिए।
3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पहली चीज़ स्टूडेंट लाइफ में क्लासरूम रोज़ अटेंड करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवाइज करो, ठीक है, और टेस्ट दो, ठीक है, रीड करो जितना भी हो सबको, रिवाइज करो, रीड और टेस्ट ज़रूर दो, है ना। हम भी आपको एक कोशिश करेंगे एक टेस्ट देने की, लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे 10th क्लास वालों के लिए, कोशिश करते हैं, देखिए कितना क्या हो पाता है, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के टेस्ट का भी कोई ना कोई माध्यम ढूंढे, कोई ना कोई मीडियम ढूंढे, ताकि आप तक पहुँच कर आपसे टेस्ट लिया जा सके, है ना। ये ऑल इन ऑल था आज के लिए, काफ़ी है मेरे ख्याल से, इतना पढ़िए। देखते हैं नेक्स्ट डे एक और वीडियो आएगी और चैप्टर कंप्लीट होगा। ट्रिगो उसके बाद ही कराएंगे, किसी बच्चे ने बोला था ट्रिगो करा दीजिए, तो ट्रिगो को भी हम मैथ्स को भी लेकर आएंगे। मैथ्स भी बहुत जल्दी आपका अपलोड हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करूँ, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं उतना कर पाता हूँ। देखिए ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंपाइल नहीं कर सकता मैं, इतना सारा मैंने आज पढ़ाया ही है। इसको एक बार पढ़िए, समझिए, NCERT पढ़िए, नोट्स बनाइए, है ना। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, नहीं आ रहे नंबर, ये आ रहे, अरे भाई बैक बेंचर्स भी बहुत कुछ करते हैं। APJ अब्दुल कलाम बैक बेंचर्स थे और मैं खड़ा हूँ हर बैक बेंचर्स के साथ, ठीक है। पढ़िए, आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बैक बेंचर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फ्रंट बेंचर्स तो हमेशा से आगे रहे हैं, बैक बेंचर्स की भी ज़रूरत है, बैक बेंचर्स आगे आए और अपने आप को निखारें, ताकि जो आपको बैक बेंचर्स बोलते हैं उनको ये लगे कि बैक बेंचर्स आर नॉट ओनली बैक बेंचर्स, दे आर ऑल्सो अ विनर्स, ठीक है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और पढ़ते रहिए।